नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम यहां पर विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम यूरोप महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखते हैं यूरोप महाद्वीप में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि यूराल पर्वत से पुर्तगाल तक के भूखंड को यूरोप कहते हैं। ठीक है, और रूस एशिया एवं यूरोप दोनों का भाग है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि रूस जो है, रूस देश, वो आपके एशिया और यूरोप दोनों का भाग है। यूराल पर्वत के पूर्व का भाग एशिया आता है। ठीक है, जो आपको यहाँ लिखा है कि जो यूराल पर्वत के पूर्वी भाग एशिया में आता है और तथा साइबेरिया कहलाता है, और रूस की राजधानी मास्को जो यूरोप में आती है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से लेके पुर्तगाल तक के, जो यहाँ पर पुर्तगाल से यहाँ पर ये दिया गया है, पुर्तगाल से लेके आपकी यूराल पर्वत तक को हम जो आपका भूभाग है ये आपकी यूरोप के अंदर आता है। और रूस एक ऐसा देश है जो आपकी यूरोप महाद्वीप में भी आता है और आपके एशिया महाद्वीप में भी आता है। ठीक है, और जो यूराल पर्वत के पूर्व का भाग है वो एशिया में आता है, यानी यूराल पर्वत जो सीमा रेखा बनाता है काल्पनिक रूप से, जो एशिया महाद्वीप को और यूरोप महाद्वीप को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जो पूर्व का भाग है वो आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसे हम साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, और रूस की राजधानी जो मास्को है वो आपके यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रूस देश है वो एशिया महाद्वीप में भी है और आपके यूरोप महाद्वीप में भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो देश भी दिए गए हैं, इन देशों को हम अंत में बता देंगे कि कौन कौन से देश हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले पॉइंटों का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि यूरोप तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए यूरोप महाद्वीप, यानी जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप एक ऐसी भूमि होती है जो चारों तरफ जल से घिरे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक यूरोप महाद्वीप ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। लेकिन जैसे हम बात करें आपके एशिया महाद्वीप की बात करें तो भी वो आप जल से घिरा हुआ है। आपका अफ्रीका महाद्वीप भी घिरा है और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं। अब हम बात करें द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है। द्वीप का मतलब एक छोटा सा भूभाग जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ है, जबकि महाद्वीप की बात करें तो एक बड़ा सा भूखंड जो जल से घिरा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन बहुत विशाल है, तो उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि यूरोप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो वो कौन कौन से जल की तरफ के तट हैं उसको हम देख लेते हैं। यानी उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में आपका दक्षिण में भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, जो आपका यूरोप महाद्वीप है दक्षिण में इसकी भूमध्य सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप अपना यानी पॉलिटिकल मैप यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का, या फिर आप जो आपका फिजिकल मैप है, ठीक है, तो उनको आप अपने सामने रख लीजिए कि यहाँ पर हम पॉइंटों का अध्ययन कर रहे हैं। आप अपने फिजिकल रूप जो आपका दिया गया है मैप आपके पास में रख लीजिए, उसमें देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बार बार आपको उसी मैप के माध्यम से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने पास में रख लीजिए और उसके साथ अध्ययन कीजिए। यहाँ पर हम पॉइंटों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगला हम पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एक पॉइंट समझ गए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है कि पश्चिम में आइबेरिया का प्रायद्वीप, यानी जो यूरोप महाद्वीप है उसके पश्चिम में आइबेरिया का प्रायद्वीप है और इसके अंतर्गत पुर्तगाल तथा स्पेन आते हैं। ठीक है, जो देश आपके वहाँ पर यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत पुर्तगाल और स्पेन जो देश हैं वो आपके आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि उत्तर में अंगुली के आकार का जो जेटलैंड प्रायद्वीप है वो डेनमार्क वाला भाग है। यानी जो आपका जेटलैंड प्रायद्वीप है वो किसके अंतर्गत आता है, यानी डेनमार्क वाला भाग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड वाला हिस्सा जो है उसे हम स्कैंडिनेविया कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है वो आपके नॉर्वे और स्वीडन फिनलैंड वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, जो आप अपने पास रखे हुए जो आपका ज्योग्राफी में उसमें यूरोप महाद्वीप है उसमें आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला चौथा पॉइंट लिखा है कि स्कैंडिनेविया के पूर्व में जो कोला प्रायद्वीप है, यानी रूस में जो है, ये भी आपके किस में है, यानी पूर्व में है। ठीक है, किसके कोला प्रायद्वीप के पूर्व में। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, जो आपके स्कैंडिनेविया जो आपके पूर्व में कौन सा वो आपका प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप है, जो आपके रूस में आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर स्कैंडिनेविया जो के प्रायद्वीप के अंतर्गत तीन देश आते हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं उसके हम समझ लेते हैं। नॉर्वे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है,
तो अपने मैप में देखिएगा इनको कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड कहाँ पर है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप के 3 तरफ से जल से घिरा है। ये जो आप प्रायद्वीप है वो कितने तरफ से, 3 तरफ से जल से घिरा है। तो वो कौन कौन से, आर्कटिक महासागर से घिरा है, उत्तर सागर से घिरा है और आपके बाल्टिक सागर से घिरा है, ठीक है। ये जो प्रायद्वीप है वो जल के 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो वो कौन कौन से, आर्कटिक महासागर, उत्तर सागर और आपका बाल्टिक सागर, ठीक है। हम अगला पॉइंट देख लें यहाँ पर। अगला पॉइंट दिया गया कि परंतु स्कैंडिनेविया कुल 5 देशों को कहा जाता है, यानी जो आपके स्कैंडिनेविया है वो कुल 5 देशों का समूह है और उसे ही हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से 5 देश हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आपका आइसलैंड है, ठीक है। यहाँ पर इसके यहाँ के नाम यानी ये नाम यहाँ के निवास करने वाली प्रजाति के कारण पड़ा है। यानी जो आपका ये नाम है स्कैंडिनेविया, वो वहाँ की प्रजाति की रहती, तो उसी के नाम पे इस प्रायद्वीप का नाम पड़ गया, ठीक है। तो वो कौन, उसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो आपके हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आपका आइसलैंड है, ठीक है। समझ गए। अगला हम पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अगला पॉइंट, जो आर्कटिक वृत्त है यानी 66.66 डिग्री जो आपकी अक्षांश कुल 4 देश नॉर्वे, स्वीडन और रूस, फिनलैंड से होकर गुजरता है, ठीक है। तो जो आर्कटिक वृत्त है आपके 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, वो आपके के 4 देशों होकर गुजरती। कौन कौन से, नॉर्वे, आपके यहाँ पर दिया गया है वो पॉइंट देख लेते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और रूस और फिनलैंड देश हैं, उनसे होकर गुजरता है, ठीक है। और इस वृत्त का नाम आर्कटिक महासागर के नाम पर ही पड़ा है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी आर्कटिक महासागर है आपके यूरोप महाद्वीप के उत्तर में, तो उसी के नाम पे आर्कटिक वृत्त पड़ गया, ठीक है। तो समझ गए। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं और क्या लिखा है कि आर्कटिक वृत्त से सबसे नजदीक राजधानी, तो आइसलैंड की राजधानी रेक्वाविक, जो कि दुनिया की सबसे उत्तरी भी राजधानी, यानी जो आपके हम बता दें कि दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी अगर पूछा जाए तो वो आपकी कौन, यानी आइसलैंड की राजधानी होगा रेक्वाविक, ठीक है। समझ गए होंगे ये प्रश्न पॉइंट। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, मुर्मुक्स कोला प्रायद्वीप पर आर्कटिक महासागर में रूस का एक बंदरगाह है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुर्मुस्क कोला प्रायद्वीप पर आर्कटिक महासागर में रूस का एक बंदरगाह है। और यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं कि मुर्मास्क बंदरगाह अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म जलधाराओं के कारण उत्तरी जलवायु वाले क्षेत्र में होने के बावजूद भी वर्ष भर नहीं जमता है तथा साल भर खुला रहता है। यानी उधर जो बर्फ तो पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जलवायु वाले क्षेत्र में होने की गर्म हवाएं चलती हैं, जिस कारण से वहाँ बर्फ जमने में वो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हो पाती, जिस कारण वो जो बंदरगाह है वो साल भर खुला रहता है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, लिस्बन है, जो आप समझ गए हो कि यूरोप की पूछा जाए कि यदि यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी किसकी है, तो आपकी याद रखना है कि पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन है वो है, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी की बात करें तो वो आपकी रूस की राजधानी मास्को होगी, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है कि पश्चिमी की बात करें तो आपकी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होगी, जबकि हम पूर्वी की बात करें यूरोप में पूर्वी सबसे राजधानी कौन सी, तो वो आपकी मास्को होगी। किसकी है राजधानी, रूस की, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि ग्रीस की राजधानी एथेंस यूरोप की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि जो ग्रीस की राजधानी एथेंस यूरोप की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। यानी भूमध्य सागर पे तट पर किसी की राजधानी स्थित है तो वो किसकी है, भूमध्य सागर पे आपकी ग्रीस की राजधानी एथेंस जो स्थित है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि माल्टा यूरोप का वह देश है जो द्वीप के रूप में भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, और साइप्रस भी भूमध्य सागर के स्थित है, परंतु वह एशिया के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है जो साइप्रस देश है वो आपके एशिया महाद्वीप के भी अंतर्गत आता है और आपके यूरोप महाद्वीप के भी अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि फ्रांस के उत्तर में 2 द्वीपीय देश हैं, यानी आयरलैंड है और आपका यूनाइटेड किंगडम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्रांस के उत्तर में अगर पूछा जाए कि कौन से 2 द्वीपीय देश हैं तो आपको आयरलैंड होगा और आपका यूनाइटेड किंगडम होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि फ्रांस, यानी आप जो आपके पास रखा है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूरोप महाद्वीप, उसके बारे में आप अध्ययन करें तो आप देखते जाइएगा कि फ्रांस के उत्तर में आपके कौन से 2 देश हैं, तो वो आपके आयरलैंड है और आपका यूनाइटेड किंगडम है। समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि फ्रांस और यूके के बीच उत्तर सागर में
40 किलोमीटर चौड़ी जल पट्टी को इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपने कई बार ये सुना होगा कि इंग्लिश चैनल जो व्यक्तियों ने पार किए, तो इंग्लिश चैनल कहाँ है उसके बारे में जानते हैं। यानी इंग्लिश चैनल पहले तो ये समझ लीजिएगा यूरोप महाद्वीप में है। अब हम उसकी अवस्थिति यानी नज़दीक से देखें तो फ्रांस और यूके के बीच में यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में उत्तर सागर में 40 किलोमीटर चौड़ी जल पट्टी को इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है, तो इसे डोवर जल संधि भी कहा जाता है और ये उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जाएगा कि उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो आपकी डोवर जल संधि है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, उसे डोवर जल संधि कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यूके की राजधानी लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना, टेम्स लिखते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे कि यूके की राजधानी लंदन जो आपके टेम्स नदी के तट पर स्थित है, यानी जो आपका लंदन है वो आपके टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात ये समझिएगा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिए गए कि यहाँ पर फ्रांस यूरोप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर बसी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो फ्रांस देश है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, और इसकी जो राजधानी पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसी हुई, सीन नदी के तट पर बसी हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, फ्रांस के पड़ोसी देशों की सीमाओं पर पर्वत श्रृंखलाएं जिनका विवरण निम्नवत है। यानी जो आपके फ्रांस के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो सीमाएं वो पर्वत श्रृंखलाओं से निर्मित है। तो उनको देख लेते हैं। जैसे फ्रांस के पश्चिम में स्पेन स्थित है। आप अपने ज्योग्राफी वहाँ पर जो मैप रखी हुई उसमें देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पॉइंट कि फ्रांस के पश्चिम में स्पेन स्थित है और इसकी सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस के पश्चिम में स्पेन देश है और स्थित है और इसकी सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। तो ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि फ्रांस एवं इटली सीमा पर आल्प्स पर्वत है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्रांस एवं इटली की सीमा पर जो पर्वत है वो आपका आल्प्स पर्वत है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रांस के पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आल्प्स पर्वत की बात करें तो फ्रांस और इटली की सीमा के बीच में है, जबकि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के बीच की बात करें तो आपका जूरा पर्वत है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा पर बॉस जीस पर्वत स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन से पर्वत किन दो देशों के बीच में यानी किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है वेनेलक्स 3 देशों को समूह के रूप में कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो लिखा है कि वेनेलक्स 3 देशों के समूह को कहा जाता है, यानी बेल्जियम नीदरलैंड एवं उत्तरी सागर के तट पर स्थित देश, जबकि लग्जमबर्ग एक भूमध्य देश है, यानी भूमध्य देश है। और आपके वेनेलक्स को नीचे भूमि को देश भी कहा जाता है, यानी नीची भूमि को देश भी कहा जाता है। वो 3 देश हैं जो आपको वेनेलक्स कहते हैं, आपके बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेल्जियम, नीदरलैंड और आपका लग्जमबर्ग जो 3 देश हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेनेलक्स कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये पॉइंट को। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट कि नीदरलैंड की राजधानी जो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है वो तट पर है, यानी यही यूरोप के सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडम। ठीक है, तो आप समझ गए जो बंदरगाह आपका रॉटरडम है वो आपके इसी व्यस्त बंदरगाह है, जो यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह अगर पूछा जाए तो आपका वो रॉटरडम बंदरगाह है जो आपकी यूरोप में ही है। ठीक है, और समझ गए होंगे यहाँ पर नीदरलैंड की जो राजधानी है वो आपके एम्स्टर्डम है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ पर कि स्पेन के दक्षिण भाग को जिब्राल्टर कहते हैं, यानी स्पेन का जो दक्षिण भाग है उसे हम जिब्राल्टर कहते हैं और इस पर स्पेन का नहीं बल्कि ब्रिटेन का अधिकार है। तो याद रखना है कि जो आपके स्पेन का जो दक्षिणी भाग है जिब्राल्टर कहते हैं और इस पर स्पेन का अधिकार ना होकर बल्कि ब्रिटेन का अधिकार है। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी संधि है, तो वो आपकी जिब्राल्टर संधि है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि बाल्टिक देश, यानी बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, यानी बाल्टिक देशों का समूह। तो उसके अंतर्गत कौन कैसे आपके आते हैं, लिथुआनिया आता
आता है और आपके लातविया आता है, एस्टोनिया आता है और को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। यानी आपको जो बाल्टिक देश के बारे में बात करें तो आपके लिथुआनिया और लातविया और एस्टोनिया, ये 3 देश हैं, उन्हें हम बाल्टिक देश कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप में ही स्थित है और ये देश इटली की राजधानी रोम में भूबद्ध है। यानी जो आपके इटली है, इटली के चारों तरफ से, यानी इटली के चारों तरफ से घिरा हुआ कौन सा देश है? आपका वेटिकन सिटी है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका मात्र 0.44 किलोमीटर है। ठीक है, तो समझ गए, इसकी जो जनसंख्या है वो 840 है। तो आप समझते होंगे कितना छोटा देश हो सकता है वेटिकन सिटी, और ये कहाँ है? रोम की राजधानी में भूबद्ध है। ठीक है, तो यानी चारों तरफ से आपके इटली से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन सा देश है आपका? वेटिकन सिटी। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा वेटिकन सिटी के बारे में कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको भी यूरोप में ही स्थित है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे छोटा बात करें तो आपको वेटिकन सिटी है, उसके बाद कौन सा देश है? तो आपका मोनाको है। ठीक है, आपको ये नक्शा में देखने को आसानी से नहीं देख सकते, यानी आप जब गौर से देखेंगे तो आपको दोनों ही देश नजर आएंगे। ठीक है, और फ्रांस और इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ये भी आप याद रखना है, जो आपका मोनाको देश है वो आपकी फ्रांस और इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ये पॉइंट क्लियर। यानी यहाँ पर 2 देशों की बारे में बात की गई। यहाँ पर जो वेटिकन सिटी है वो सबसे छोटा देश दुनिया का है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 0.44 किलोमीटर, जिसकी जनसंख्या 840 है। ठीक है, संख्या है। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट निकलकर यूरोप की 5 राजधानियों से होते हुए काला सागर में गिरती है। तो ये भी आपको रखना है, पूछा जाता है कि कौन सी नदी काला सागर में गिरती है, तो आपको याद रखना है आपकी डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी ही यूरोप की 5 राजधानी से होते हुए काला सागर में गिरती है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि कैस्पियन सागर में 2 नदियाँ गिरती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कैस्पियन सागर में कौन सी 2 नदियाँ हैं जो आपके कैस्पियन सागर में गिरती है। तो आपकी यूराल नदी है जो यूराल पर्वत से निकलती है, और आपकी बोल्गा नदी है जो बोल्दाई पर्वत से निकलती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, जो दोनों नदियाँ यूराल नदी और बोल्गा नदी हैं वो आपके कैस्पियन सागर में ही गिरती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। यानी आल्पस पर्वत कहाँ पर है? आपकी यूरोप महाद्वीप में है, और आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपके माउंट ब्लैक है। ठीक है, ये आपको याद रखना। परंतु पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपकी वो माउंट ब्लैक है, जबकि पूरे यूरोप महाद्वीप की बात करें तो आपकी वो माउंट एल्ब्रुस है, जो कि काकेशस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि काकेकस श्रेणी का कौन सा भाग है? तो आपको याद रखना है कौन से? माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है, और काकेकस पर्वत श्रेणी कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है, और काकेकस पर्वत श्रेणी रूस की सीमा के अंदर आती है। तो ये भी आपको याद रखना है, नहीं काकेकस जो पर्वत श्रेणी है वो रूस की सीमा के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया, यूरोप में एक ही पठार मैसोटा का पठार है जो कि आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन में है। ये भी आपको याद रखना है कि यूरोप का एक ही पठार मैसेटा का पठार जो कि आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे यूरोप महाद्वीप से जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। तो हम बता दें कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। वैसे यूरोप महाद्वीप में 49 देश हैं, लेकिन हम बात करें कौन कौन से, तो उनको हम बता दें, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, आइसलैंड, एंडोरा, मोनाको, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, ये यूरोप महाद्वीप के ही देश हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, माल्टा, इटली, वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना।
ठीक है। यानी जो बोस्निया हर्जेगोविना एक पूरा एक देश है, और मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, मैसिडोन, यूनान ये प्रॉपर रूप से यूरोप महाद्वीप में आते हैं। जबकि आपके जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में जो दोनों महाद्वीपों में देश आते हैं तो उसमें आपका रूस हुआ, कजाकिस्तान हुआ, जॉर्जिया हुआ, आर्मेनिया हुआ, अजरबैजान हुआ, तुर्की और साइप्रस। यानी जो 7 देश हैं वो आपके ऐसे 7 देश हैं जो आपके यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं और आपके एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ देश थे और आपने हमारे साथ यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट बने उनके साथ अध्ययन किया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।